गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक वितान का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग करेंगे। ये पाठ मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है और ये पाठ क्या है, एक कहानी है। हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, जिसमें लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रखा है जो अपनी पुरानी परंपराओं के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है और आधुनिक, यानी कि उनके जो बच्चे हैं और जो आधुनिक पीढ़ी है उसके साथ उनके विचारों की टकराहट के बारे में बताया है। तो आइए हम ये कहानी करते हैं। कौन सी? सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या है समझ गए होंगे। ये जो महानुभाव हैं इनका नाम है, जिसकी कहानी है यशोधर पंत, वाईडी पंत बोल सकते हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है बोर्ड पर। और ये एक सेक्रेटरीट में एक अधिकारी के रूप में, सैंक्शन ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति हो रखी है। मतलब अब ये वहाँ से रिटायरमेंट की तिथि तक पहुँचने वाले हैं और वहाँ का वर्णन फिर इनके बच्चों के बारे में और इनके जीवन के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो मुख्य पात्र कौन है? यशोधर पंत, जो कि सैंक्शन ऑफिसर हैं। उनके बारे में बताया है कि ये अपने ऑफिस में बिल्कुल टाइम पर पहुंचते हैं, बल्कि टाइम से थोड़ा सा पहले, और 5:30 बजे ही ऑफिस को छोड़ते हैं। तो ये दिखाया गया है कि जो सरकारी तंत्र होता है उसमें लोगों को क्या होता है, जल्दी निकलने की लगी रहती है। 5:30 बजे के बाद ही अगर ऑफिसर निकलेगा तो छोटे कर्मचारी जो हैं उनके अंडर काम करने वाले उनको भी बाद में निकलना पड़ता है। तो ये काम भी बहुत गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ, मतलब अगर देखा जाए तो ये अपने हिसाब से एकदम परिपूर्ण और मतलब सही व्यक्तित्व हैं। लेकिन जो और लोग हैं उनको ये बात नहीं सुहाती ज़्यादा सी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब ये जल्दी जाएंगे तभी तो हम भी निकल सकते हैं। तो इस बारे में बताया कि वहाँ पर गंभीरता से, ईमानदारी से कर्तव्य पूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा समय लेते हैं। और 5:25 पर क्या करते हैं, चुटकी लेते हैं। चुटकी मतलब थोड़ा सा औरों को हंसाने के लिए भी, कि भाई थोड़ा इजी हो जाएंगे। तो कहते हैं अरे भाई ऐसा लग रहा है 5:25 पे ना आते आते ये जो घड़ी है यहाँ की, ये थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, जैसे आप लोग पड़ गए। तो वो सारे हंस देते हैं, यानी कि थोड़ा सा मनोरंजन भी करते रहते हैं अपने कर्मचारियों का। और फिर वो वहाँ से निकल के बाजार से होते हुए अपना कुछ घर के लिए सामान वगैरह ले जाते हैं। इस तरह से उनकी जो दिनचर्या है वो चल रही है। लेकिन अब इनके घर के बारे में बताया है कि जो इनके बड़े बेटे हैं उनका नाम है भूषण। भूषण एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लग गया, उसने नौकरी ज्वाइन कर ली वहाँ पे। और जो बीच वाला बेटा है उसने आईएएस की परीक्षा पास करके एलाइड सर्विसेज में वो आ भी गया, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया। तो ये बात भी जो हमारे यशोधर पंत हैं, इनको ये बात बड़ी अखरती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के ने एलाइड सर्विसेज में ज्वाइन क्यों नहीं किया जब इसका नंबर पड़ ही गया था। तो क्योंकि वो आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, इसलिए। फिर एक बेटा है जो स्कॉलरशिप की मदद से अमेरिका चला गया है पढ़ने के लिए। अब घर में एक बेटी है, एक इनकी पत्नी और 2 बेटे और उनका परिवार। कुल मिला के मतलब ये हमेशा ही उनके विचारों के साथ इनके विचार मिलते नहीं। और जिनका इनके ऊपर खास प्रभाव पड़ा वो थे एक किशनदा के नाम से बोलते हैं ये। जब ये छोटे थे उम्र में, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं ये। अल्मोड़ा से जब ये आए तो इनकी उम्र नौकरी की नहीं हुई थी। और जो किशनदा जी थे वो भी उसी प्रांत के होने के नाते, और वो अच्छे भी बहुत थे। वो ऐसे युवाओं को जिनको ज़रूरत होती थी किशनदा बहुत मदद करते थे। तो इन्हें भी रख लिया अपने कमरे पर, अपने घर पे, और कहा कि जब तक तुम्हारी नौकरी की उम्र नहीं हो जाती तुम मेरे पास रहो।
तो इन्होंने भी फिर क्या किया, यशोधर पंत ने भी वहाँ पर रसोइये का काम संभाल लिया कि ठीक है, अब मैं खाली तो क्या ही रहूँगा, कुछ न कुछ काम करूँगा। तो जो वो उम्र थी इनकी, यशोधर पंत की, वो सारा का सारा प्रभाव किशनदा का इनके ऊपर आ गया। और किशनदा गांधी जी से बड़े प्रेरित थे, तो बहुत सारी बातें किशनदा की यशोधर पंत के अंदर आ गई, मतलब प्रभाव पड़ा। और उसी के अनुसार यशोधर पंत अपने अंदर उन्हीं बातों को समाकर दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे किशनदा थे, वो चाहते थे कि भाई मतलब या तो साइकिल पे ही स्कूल आया, मतलब जो जहाँ भी वो जाते थे उनकी नौकरी थी, उन्होंने ही नौकरी दिलवाई थी। ये सेक्रेटरीट में ही थे किशनदा, उन्होंने ही अपने नीचे, जब इनकी उम्र हो गई यशोधर पंत की, तो अपने पास ही रख लिया नौकरी के लिए। फिर वो रिटायर हो गए। तो वो इस पार्ट में, इस कहानी में ये भी बताया गया है कि देखो वो एक इतने अच्छे इंसान थे किशनदा कि उन्होंने सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को रखा था अपने घर पे। लेकिन जब रिटायरमेंट हुई उनकी और सरकारी क्वार्टर में रहते थे, और वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि अरे जो दिमाग वाले होते हैं ना, वो तो किराए के मतलब अपने मकान नहीं बनाते, मूर्ख लोग तो मकान बनाते हैं, और दिमाग वाले लोग उनमें रहते हैं, वही रहो आराम से। और फिर वो तो सरकारी नौकरी में थे, तो उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, और फिर क्या करना चाहिए, अपने पुश्तैनी मकान में जाके रहो गाँव में। गाँव की जो हवा होती है, या मतलब कुल मिला के कहें कि संस्कृति वगैरह सारी चीज़ें, तो किशनदा को वो बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहते थे मैं तो अपने पुश्तैनी मकान में ही जाके रहूँगा। अब यही बात इनके दिमाग में भी बैठी हुई थी। लेकिन इनके तो बच्चे जो थे, अब वो पढ़ लिख कर भाई ऑफिसर लग गए हैं। ये बताया गया है कि भाई वो जो उनका बड़ा बेटा है, वो 1500 रुपये की नौकरी उसे अब मिली है शुरू में, और यशोधर पंत की तनख्वाह लास्ट में, मतलब वो रिटायरमेंट के पास बैठे हैं तब उनकी 1500 हुई है। तो यानी वो तो अपने आप को अफसर समझ रहा है भाई, है ही। जब ये सैंक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे आने के बाद 1500 रुपये इन्हें अभी मिलने शुरू हुए हैं, और बेटे को ज्वाइन करते ही मिलने शुरू हो गए, तो वो तो सोचेगा ही। यही टकराहट चलती रहती है कि बेटा सोचता है कि भाई आप ऐसा करो, मैं लग गया हूँ तो अब आपको क्या ज़रूरत है, आप ऐसा करो स्कूटर ले लो, पैदल मत आया जाया करो। अब पैदल क्यों आना जाना पड़ रहा है, साइकिल पे जाते थे। अब साइकिल पे जाना बच्चों की इज्जत के खिलाफ है। वो बोले पिताजी आप इस पे नहीं जाओगे साइकिल पे, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई क्या कहेगा कि भूषण साहब के पिताजी साइकिल पे जा रहे हैं। स्कूटर इनको नहीं लेना अच्छा लगता, और गाड़ी के इनके पास पैसे नहीं है। तो इस वजह से आजकल यशोधर पंत पैदल ही ऑफिस जाते हैं और पैदल ही वहाँ से आते हैं। अब कुछ तो विचार ऐसे हो गए, कुछ वो कहते हैं कि जो मेरी बेटी है वो जीन्स पहनती है, टॉप पहनती है, स्लीवलेस, और ये बात उन्हें अखरती है, उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने बहुत बार मना किया है, लेकिन उनकी पत्नी क्या कहती है कि कोई बात नहीं, बच्ची है, और मैं बहुत रह ली पर्दे वर्दे में आपके कहने के कारण, अब मैं अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी। वो तो वही करेगी जो दुनिया में सब करती हैं लड़कियां, जैसा सारा समाज पहनेगा वैसा ही मेरी बेटी भी पहनेगी। ये बात भी नहीं करती है। क्यों करती है? किशनदा जी की वजह से, क्योंकि उनके जो संस्कार थे वो इन चीज़ों के खिलाफ थे। वो तो ये चाहते थे खादी पहने, पूरी बाजू के कपड़े पहने। अब ये चीज़ जो धीरे धीरे करके घर में बढ़ती जा रही थी, विचारों का टकराहट, और इसी की वजह से अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया यशोधर पंत जी ने। यशोधर पंत ने ऑफिस से 5:30 बजे छुट्टी के बाद चल के और फिर बाजार जाना, फिर वहाँ से एक बिड़ला मंदिर में चले जाना, वहाँ पर बैठ कर आराम से भजन कीर्तन सुनना, प्रवचन सुनना, और फिर अपना धीरे धीरे 8 बजे तक घर पहुँचते। अब इनको बच्चों को, बीवी को ये बात भी बहुत करती थी, रोज रोज कहते क्या हो रहा है पिताजी, आप इतने बूढ़े थोड़ा हो गए हैं कि रोज रोज जाके मंदिर में प्रवचन सुनेंगे, भगवान के भजनों में बैठेंगे, क्या मचा रखा है आपने। लेकिन उनको इन बच्चों की सारी बातें समहाउ इम्प्रॉपर, कुछ भी है सब गलत है। वो ऐसा मानते थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। अब एक दिन क्या होता है, जब ये ऐसे ही 5:30 बजे वहाँ से अपनी फाइल का फीता वीता बांध के बंद करके जैसे ही उठने लगे, तो किसी का ध्यान चला गया कि अरे आज तो यशोधर पंत जी की शादी की सालगिरह है, सिल्वर वेडिंग।
उन्हें पता चल गया कि भाई 6 फरवरी 1947 को इनकी शादी हुई थी, तो आज 25 साल हो गए हैं पूरे। और 25 साल है तो भाई उन्होंने इनको क्या कहना शुरू कर दिया, बधाइयाँ देनी शुरू कर दी कि हैप्पी सिल्वर वेडिंग, हैप्पी सिल्वर वेडिंग, भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, पार्टी दो। इन्होंने 10-10 के 3 नोट पार्टी के लिए दिए। वो जमाना था, 30 रुपए में उन्होंने समोसे मंगा लिए और कुछ मंगा लिया होगा थोड़ा पीने वीने के लिए, चाय वाय बनवा ली होगी। तो पैसे देके ये खिसक लिए वहाँ से, पार्टी में बैठे नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये गपबाजी और ये जो पार्टी वार्टी है ना, ये ठीक नहीं होती, समहाउ इम्प्रॉपर, ऐसे बोल के और वहाँ से निकल लिए। अब निकल लिए तो ये मतलब जहाँ दिल्ली का जो दिखा रखा है पाड़गंज के एरिया से ही आते हुए मंदिर गए, बिरला मंदिर, वहाँ बैठे रहे। वहाँ भी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया और धीरे धीरे फिर बाज़ार से कुछ खरीद के आ रहे थे। तो मतलब सारी बातें इनके दिमाग में आ रही थी कि किस तरह से मेरे बेटे ने मेरे मकान को हथिया लिया है, क्योंकि अब वो विज्ञापन कंपनी में लग गया है। तो वो कहता है अब ये मेरा मकान है, क्योंकि पापा तो अब रिटायर हो जाएंगे। और क्या कर रहा है, जब उसको अपनी तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, तो हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ ले आता है। कहता है बड़ा LED ले आया, कालीन ले आया, और भी बहुत सारी चीज़ें, घर में TV लगा लिया है। और दुख तो यशोधर पंत को किस बात का होता है कि एक तो बेटा ला के ये कहता लो पिताजी मैंने आपके लिए TV लगा दिया है, आपका TV आप देखो ना। क्या कहा कि मेरा टेलीविज़न है, किसी ने हाथ लगा दिया तो फिर देखना, कोई हाथ नहीं लगाएगा, यानी उसी का हो गया। फिर कई बार जिक्र चलता है घर में कि ऐसे कहते हैं कि यार अब तो हमें ना नौकर रख लेना चाहिए, अब तो सैलरी भी ठीक हो गई है। तो ये भी बात इन्हें करती है कि नौकर रखेगा और फिर ये कहेगा मेरा नौकर है, मेरा ही मेरा काम करेगा। यशोधर पंत को सारे काम करने पड़ते हैं, भाई बाहर से बाजार से सामान लाना, या कोई भी चीज़ की टूट फूट हो जाती तो वो करना, दूध की डोली उठाकर दूध लाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। वो सोचते हैं काम तो नहीं ले रहा ये कुछ भी, क्या कर रहा है, चीज़ खरीद के ला रहा है तो मेरी है मेरी है। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में ये टूटी फूटी सड़कों पे से गुजरते गुजरते चले आ रहे हैं। और रास्ते में इनका ध्यान वहाँ रोज जाता है जहाँ पर किशनदा रहते थे। किशनदा का 3 रूम का फ्लैट था, वहाँ पे सरकारी था। लेकिन अब क्या किया, गोल मार्केट सारी तोड़ के वहाँ से, और कहता है बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। बहुमंजिली, बहुत सारी स्टोरीज की, बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। और ये सोचते हैं कि ये सब गलत है, ये क्यों हो रहा है इनको, मतलब उन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में टूटी फूटी सड़क से ये ऐसे आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि मैं आ तो ठीक गया था, घर किसका है। इन्हें लगता है कि मैं तो गलत आ गया। फिर देखता है नहीं, बोर्ड तो मेरे नाम का लगा हुआ ID पर। फिर देखता है कि झालर लगी हुई हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं। क्या हुआ, बच्चों ने सरप्राइज पार्टी रख दी पीछे से, सिल्वर वेडिंग थी ना। तो देख रहा है कि पता नहीं एक गाड़ी भी खड़ी है, कुछ बाइक खड़ी हैं, कुछ स्कूटर खड़े हैं, एक कोट वाला आदमी कुछ लोगों को विदा कर रहा है। फिर ध्यान से देखा तो कि अरे ये तो मेरा ही बेटा भूषण है, जो कि नए नए वस्त्र पहन के अपना बॉस को विदा कर रहा है। उसका बॉस आया हुआ था गाड़ी में। तो फिर देखता है कि मेरी बीवी भी बड़ी लिपस्टिक वगैरह लगा के, बालों में खिजाब वगैरह वो लगा के, फूल वूल उनमें खुशबू मतलब इत्र वगैरह छिड़क के वो खड़ी हैं। बेटी भी ऐसे जीन्स और टॉप में है, जबकि मैंने कितनी बार मना किया है, फिर भी इसको यही ड्रेसेज अच्छी लगती हैं। और अगर मना करता हूँ तो ये कहती है मैं भी डॉक्टरी करने के लिए विदेश में चली जाऊँगी पढ़ने, अगर मुझे ज़्यादा टोका तो। अब इन सारी बातों के उधेड़-बुन में ये घुसते हैं, तब तक वो उनको विदा कर देते। वो कुछ महिलाएं आई हुई थी, उनको उसकी बेटी और पत्नी विदा कर रही हैं। बेटे ने अपने बॉस को जो आए हुए थे उन्हें कर दिया। फिर भी कुछ गिने चुने मेहमान घर में हैं, तो वो घुसता है, अरे ये क्या हो रहा है। तो सभी जैसे जो भी वहाँ पे होते हैं वो उन्हें बधाई देते हैं कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, सिल्वर वेडिंग की बधाइयाँ मिलती हैं। तो थोड़े से शर्मात हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ कब से होने लगी है सिल्वर वेडिंग। अब कोई जो मेहमान है वो कहता है कि जब से आपके बेटे नौकरी पे लगे हैं, जब से आपके बेटे बड़े हुए हैं तब से। अब उसे ये बात बड़ी खटक जाती है। कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब थैंक यू बोल के उनको, और अंदर आते हैं।
उन्होंने तो नियम बना रखा था, रोज एक तो वैसे ही लेट आते थे कि घर में बिना बात की तकरार होगी, तो इसलिए लेट आते थे। ऊपर से आज उनकी जो सिल्वर वेडिंग का जश्न मनाया जा रहा था, उसकी वजह से वो थोड़े से और ऐसे हो जाते हैं कि ये सब समहाउ इम्प्रॉपर, क्या है ये पता नहीं, सब गलत है, ये ठीक नहीं है कुछ भी। और अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज़ पापा केक काटो, मेरे बॉस कितनी देर से इंतज़ार करके गए हैं, अब तक वो आपका वेट कर रहे थे, आप लेट हो गए हो। वो वैसे ही कुछ लेट आते हैं, फिर कहते हैं नहीं मैं पहले संध्या करने से पहले तो मैं नहीं काटूंगा केक। अब संध्या के लिए वो रोज़ ही संध्या करते थे 15 मिनट, तो वो बैठ जाते हैं, वो भी उन्हें कुछ नहीं कहते कि चलो कोई बात नहीं पापा रोज़ करते हैं तो पहले संध्या कर लेने देते हैं। अब वो बैठ जाते हैं तो वहाँ पे विचारों में खो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। तो इन्हीं विचारों में वो और ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, 25 मिनट हो जाती हैं तो बीवी सिर पे आगे खड़ी हो जाती है, क्या कर रहे हो, आज सारा टाइम यहीं बैठे रहोगे क्या। तो जैसे तैसे चलो वो उठ के आ भी जाते हैं। आते हैं तो क्या करते हैं, लाल गमछा बांध लेते, ड्रेस अपनी जो ऑफिस की थी वो निकाल के और अपना गमछा पहन के वो बैठ के संध्या कर रहे थे, उसी में वो अपना ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। अब उन्हें ये भी बात बहुत गलत लगती है, बेटी तो टोकती है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है पापा, और बस फिर भी वो ऐसे ही गमछे में आ जाते हैं। फिर जो सिलसिला शुरू होता है गिफ्ट वगैरह खोलने के लिए, तो बड़ा बेटा एक बड़ा सा पैकेट खोल के कहता है लो पापा ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये ऊनी गाउन है, आपका जो पुराना गाउन है वो फट गया है, तो आपको ठंड लगती होगी सुबह जब दूध लेने के लिए जाते हो, तो लो मैंने आपके लिए ये ला दिया है और अब आप इसको पहन के जाना। अब देखिए यशोधर पंत जी क्या सोचते हैं, ले तो लेते हैं गाउन को और पहन के भी देखते हैं, अच्छा भी लगता है उन्हें, लेकिन क्या सोचते हैं कि कैसा निकम्मा है। यानी कैसी पीढ़ी आ गई आज की डेट में, इसे पता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं चलता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, मैं इतनी दूर ऑफिस जाता हूँ फिर वहाँ से पैदल आता हूँ, और फिर भी इसको ये नहीं है कि पापा कल से मैं दूध ला दिया करूँगा ना। क्या कहा कि ये लो गाउन, आपको ठंड लगती होगी सुबह, आप इस गाउन को पहन के दूध ले आया करो। यानी कि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो ये नहीं समझ पा रही, यानी कि विचारों का ही है। क्या बताते हैं इसमें, यशोधर पंत जी ये कहते हैं कि हम तो अब तक भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे से जो बड़े हैं हम उनसे पूछ के काम करते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो हम ये ऐसी जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी क्या करती है, जिम्मेवारी कुछ नहीं संभालना चाहती, सिर्फ उनके पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, उनको सब अच्छा लगना चाहिए, उनके विचारों के अनुसार हमें चलना चाहिए। वो कह देते हैं कि पापा आपसे क्या पूछें जिस बात के बारे में आपको पता ही नहीं। अरे ये एक चीज तरह के संस्कार होते हैं कि हम चाहे करें अपने हिसाब से, लेकिन अगर हम अपने से बड़ों को पूछ कर कोई काम करते हैं तो उनके मन को तसल्ली मिलती है, उन्हें लगता है कि भाई मेरी भी कोई मतलब इज्जत है, मेरे परिवार में मेरे से पूछ के ये काम किया जाता है। और ये जो भावनाएं होती हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो जो बड़े होते हैं उनको बहुत फील होती है, बहुत महसूस होती है। इस पाठ में भी यशोधर पंत की ऐसी ही भावनाएं दिखाई गई। ये कहते हैं मैंने हमेशा किशनदास जी से पूछ के यहाँ रहा तो किशनदास जी से पूछ के सारे काम किए, जैसा वो कहते थे। मेरे बेटे मेरे से नहीं पूछ रहे हैं, बेटी मेरे से नहीं पूछ रही है, तो ये बड़े दुखी हैं। फिर एक बार ये किसी से पद पूछते हैं, ऐसे जैसे याद आती है इनको किशनदा की बार बार, तो कि वो कहाँ चले गए भाई, आजकल उनका कोई वो नहीं है। तो किसी ने बताया कि अरे उनकी तो मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई कैसे? तो कहते हैं कि क्या हुआ होगा, किस वजह से, कि समाओ पता नहीं क्या हुआ होगा। तो फिर इन्हें लगता भी है कि मैं ये चाहता तो था कि मैं किशनदा जी की तरह अनमेरिड ही रह लेता, उन्होंने शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं थे, इन्हें वही ठीक लगता था। लेकिन कई बार सोचते हैं तो कि अरे अगर समाज ये भी ठीक कहता है कि जो शादी नहीं करते या जिनके बच्चे नहीं होते उनकी मृत्यु ऐसी ही हो जाती है, लोग यही बताते पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ये भी अपने आप में एक विडंबना है, यानी कि ये अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, अंदर ही अंदर खुश तो हैं, लेकिन जो चीज़ें या जो घटनाएं घटती जाती हैं उनकी वजह से अपसेट भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विचार हैं वो बहुत सारे किससे प्रभावित हैं, किशनदा जी से प्रभावित हैं। उनके अपने
थे, वो दूसरी तरह से, जैसे जो उस समय के आदर्श थे उनके हिसाब से ठीक थे। लेकिन इस पार्ट में ये भी बताया गया कि जो इनकी पत्नी है उसे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो एडजस्ट हो गई हैं आधुनिक पीढ़ी में और इनके साथ। कहती मैंने बहुत आपके हिसाब से भी काम किया है, लेकिन अब मुझे ये सब अच्छा लगता है, चाहे वो उसे बुरा भी लगता हो, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट करके रहती है। तो यही जो यशोधर पंत हैं ये थोड़े से दुखी रहते हैं इस मामले में, कि उधेड़बुन में रहते हैं ना, कि भाई वैसे तो ठीक है, तरक्की कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं बच्चे, सारी बातें अच्छी हैं, प्रोग्रेस हो रही है, मकान में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बेटा बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाता है, लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है। संस्कार, संस्कृति और आदर्श जो होने चाहिए, जो ये चाहते हैं कि बच्चों में इस तरह से होना चाहिए, वो पुरानी पीढ़ी के हिसाब से। आप लोग जितने बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो सब इन बातों को समझते होंगे। आप लोग आज भी देख सकते हैं कि अगर जो कंबाइंड फैमिली हैं उनमें क्या होता है, सारे काम जो दादा दादी होते हैं उनके अनुसार ही होते हैं। महिलाओं को तो दादी मतलब टैकल करती हैं, यानी कि वो बताएंगी तुझे ये काम करना है, वो करना है, तूने ये ठीक नहीं किया, वो नहीं किया। और जो मतलब हमारे चाचा पापा ताया जो भी होते हैं वो सब दादाजी से बात पूछते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और बहस भी नहीं करते। इस पाठ में ये भी बताया गया है कि यशोधर बाबू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जब उस टोका जाए उन्हें बच्चों के द्वारा कि आपको पता ही नहीं है कुछ भी। ये बात उनके लिए ऐसे कटाक्ष के समान लगती है, उन्हें लगता है कि पता नहीं जैसे ये क्या कर रहे हैं। पीढ़ी का फर्क है, आधुनिकता जो है उसका फर्क है। जिन बातों को बच्चे ये कहते हैं कि अरे आपको पता ही नहीं, आप बताओ क्या बताओगे इस बारे में, आपको ये तो नई चीज़ है। लेकिन भाई नई चीज़ भी है, तब भी अगर आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करोगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा, चाहे हो सकता है उन्हें ज्ञान ना हो इस बात का। तो ये यशोधर पंत की जो जीवन इसमें है, ये सारा इस कहानी में यही बताया गया है, अंतर्द्वंद, कि उनके बीच में द्वंद्व चलता रहता है आधुनिक पीढ़ी और अपने आदर्शों को लेकर। यानी कि खुश तो हैं वो, उनकी प्रोग्रेस से खुश हैं, सामान आ रहा है उससे खुश हैं, लेकिन क्या हो जाता है उनके विचारों से दुखी हैं। तो यही कहना चाहता है लेखक कि थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना चाहिए आपस में दोनों पीढ़ियों को। मतलब जितनी भी पीढ़ी आती चली जाती हैं तो हमेशा यही कहते हैं ना, वैचारिक टकराहट इसी का नाम है, कि विचारों में टकराहट आती है, कि जो नई पीढ़ी होती है उसे स्वच्छंद रहना, अपनी मन मर्जी के मुताबिक करना, यही बातें पसंद होती हैं। और जो बड़े होते हैं उन्हें ये होता है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का एक सामंजस्य बैठा कर चलना चाहिए। बच्चों को बड़ों से भी पूछना चाहिए, बड़ों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई हाँ अब समय चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार बच्चे करेंगे ही। तो दोनों ही पीढ़ियों का सामंजस्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात इस कहानी के माध्यम से हमें बताई गई है कि मतलब जो मतलब पुराने विचारों के हैं, आज की डेट में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कपल होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वो मतलब थोड़ा सा मजाक का ही पात्र बनते हैं कि अगर भाई चलो उन्होंने सिल्वर वेडिंग मनाई। कुछ लोग तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना दिया, इसको माला वाला पहनाते हैं एक दूसरे को, बहुत बड़ा मतलब ड्रामा किया जाता है, वही डीजे वीजे बजाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये आधुनिककरण है। बच्चे चाहते हैं कि हम इसके जरिए क्या होगा, खुश हो जाएंगे, नाच गा लेंगे। बड़े क्या सोचते हैं, उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है कि अरे पहले तो ऐसे कभी नहीं होता था, पहले भी तो होती थे 25-25 साल के 50-50 साल भी हो जाते थे पहले शादियों में, छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो थोड़ा सा वही है कि परिवार में एक दूसरे को समझने के लिए बैठकर बातें करनी चाहिए, उनसे मतलब राय लेनी चाहिए कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। अगर उन्हें पहले पता होता तो हो सकता है कि सारा काम ठीक सिस्टमेटिक ढंग से निपटता। ये सरप्राइज वाला जो चक्कर था इसकी वजह से गड़बड़ हुई कि उन्हें ये एकदम से अच्छा नहीं लगा कि अरे कौन करता है हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग। ऊपर से फिर वो जो मेहमान के द्वारा कहा गया कि जब से आपके बेटे ने कमाना शुरू किया है, ये और कटाक्ष लग गया। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई कि उनकी बात नहीं हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। अगर पहले हो रखी होती तो बच्चे हो सकता है उनको कन्विंस कर लेते कि पापा हम ऐसे ऐसे करेंगे, मेहमान आएंगे, आप थोड़ा जल्दी आना, संध्या वगैरह का को टाइम से निपटा लेना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये थी हमारी कहानी सिल्वर वेडिंग। अब आपसे इस पार्ट के बारे में यही पूछा जाएगा कि भाई जो यशोधर पंत है उनके ऊपर किनका प्रभाव था, तो किशनदा का था। वो गांधीवादी उसके थे। उनकी पत्नी क्या एडजस्ट कर पा रही है इस कहानी के अनुसार,
तो आप बताओगे हाँ, उनकी पत्नी जो आधुनिकरण है उसको मतलब अपने में ढाल लेती हैं। वो यही चाहती हैं कि अब ये जो पर्दा प्रथा और ये जो पुरानी कहावतें, ये सब बकवास है। बच्चों के साथ जो भी नया जमाना चेंज हो रहा है, मैं तो उनके साथ मुझे अच्छा लगता है। वो अपने आप को बदल लेती हैं तो वो खुश हैं। यशोधर पंत पूरी जीवन क्यों दुखी रहे? अंतर्द्वंद के कारण, क्योंकि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते और वो किशन दास से प्रभावित हैं। तो यही सारी बातें हैं इस कहानी में। कहानी क्या थी? सिल्वर वेडिंग। किसने लिखी थी? मनोहर श्याम जोशी ने। आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी तरह। अब आप इसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे और अपनी बुक में से भी एक बार जरूर पढ़ें। धन्यवाद।